जैसा कि आपने देखा, कल शहर में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। साईं शक्ति इमारत में स्लैब गिरा और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। उससे पहले लास्ट 10 दिन पहले मोहनी पैलेस में 5 लोगों की मौत हुई। टोटल उल्लासनगर में आज लगभग लास्ट 10-12 सालों में ऐसे ही कम से कम 35 बिल्डिंगों का हादसा हुआ है। 50 बिल्डिंगें खाली कराई गई हैं, जिसमें 40 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 6000 लोग आज बेघर हो चुके हैं। तो इस मुद्दे में क्यों सरकार हमको मदद नहीं कर रही है? हमारी सरकार से सिर्फ 2 ही मांगे हैं कि जो 2019 में जो 4 FSI का कायदा आया था, वो कायदा हमको इम्प्लीमेंटेशन करके UMC को परमिशन दी जाए कि जैसे जो बिल्डिंग है वो 4 FSI में बने। और जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए एक शहर में 800-1000 फ्लैट की ट्रांजिट कैम्प चाहिए। मैंने कल सुना है कि इंजीनियर ने बताया कि ट्रांजिट कैम्प का वर्क ऑर्डर उसको मिला है। वो शायद कोई 50-60 फ्लैट की ट्रांजिट कैम्प का वर्क ऑर्डर UMC ने निकाला है, लेकिन एक परमानेंट ट्रांजिट कैम्प हमको कम से कम 800-1000 फ्लैट्स की चाहिए। अगर ये ट्रांजिट कैम्प हमको मिल जाती है तो लोग बेघर होने से बच जाएंगे। और अगर FSI की परमिशन मिल जाती है 4 FSI की, तो वो बिल्डिंगें वापस बन जाएंगी। उल्लासनगर में कम से कम 1000 से 2000 बिल्डिंगें रीडेवलपमेंट के लिए रेडी हैं। अगर उसके लिए इलाज नहीं हुआ तो सब बिल्डिंगें ऐसी ही गिरती रहेंगी, शहर में ऐसे ही हादसे होते रहेंगे और ऐसे ही लोग दुखी होते रहेंगे। तो कब इसका सोल्यूशन निकलेगा? हमारी यही सरकार से मांग है। हमारे उल्लासनगर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, सबको इस मंच में पॉलिटिक्स छोड़ के ये मुद्दे पे कॉमन सोल्यूशन पब्लिक हित में निकालना चाहिए। ऐसी बिल्डिंगों की वजह से ही उल्लासनगर खाली होता जा रहा है। लोग यहाँ से शिफ्ट होके कल्याण जा रहे हैं, अंबरनाथ जा रहे हैं, मारल गांव तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्लासनगर में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो साईं शक्ति बिल्डिंग में जो 2 परिवार ऐसे थे जिनके 7 घर के सदस्य कल इस दर्दनाक घटना में एक्सपायर हो गए, उनके प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। मेरे संगठन UTA जो व्यापारी संगठन है और मेरे NGO दादा दयालदास छतलानी फाउंडेशन और मेरे दीपू भाई ताराचंद सेठ, जो हमारी टीम यहाँ पर इस वार्ड के परिसर में ही रहती है, जो हमेशा किसी भी घटना के समय में सहयोग देते रहते हैं। ऐसी घटना कभी शहर में घटे नहीं। अभी ये सवाल हर एक के मन में है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, कब निकलेगा। तो 2019 में हमारा ये कायदा 80% हमारा आके पड़ा हुआ है। 2019 में जब भी भाभी हमारी स्वर्ग में हो, ज्योति भाभी, उन्होंने वो कायदा करके लाया था जिसमें 4 FSI हमको मिलने वाला है। उसमें सिर्फ एक चेंजेस चाहिए कि 30 साल पुरानी बिल्डिंग को उसमें 4 FSI दिया गया था। हमारी ये मांग है कि ज़्यादातर जो डेंजर बिल्डिंग है शहर में वो 94 और 95 में बनी थी। 2021 के हिसाब से 25 साल पुरानी बिल्डिंग या 20 साल पुरानी बिल्डिंग जो भी मैक्सिमम कर सकते हैं। 20 साल, हाँ, 20 साल पुरानी जो बिल्डिंग है वो पकड़ेंगे तो 2001, और अगर 25 साल पकड़ेंगे तो 1996। एक बेंचमार्क जो भी सरकार करना चाहती है तो सरकार उसमें ऐसा करे कि जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करता है उनको एक 5-6% पे या 6.5% पे ब्याज पे होम लोन जिस तरह से मिलता है वो उनको प्रोवाइड करे, जैसे वो अपनी बिल्डिंग रीडेवलप कर सकें। दूसरा एक सबसे बड़ा जो विषय है कि टाइटल है जो बिल्डिंगों का, जो बिल्डिंग का टाइटल है वो बिल्डिंग का टाइटल क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? कि 20 रुपये या 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जो हमने बिल्डिंगें ली हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनी है। तो जो बिल्डर से कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो टाइटल जाता है, इसको हम लोग कन्वेंस डीड बोलते हैं, वो यहाँ पर 95% बिल्डिंगों के पास नहीं है। जो जूनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई थी उनके पास हैं, जो अभी नियरली नई बिल्डिंगें बनी हैं विद प्लान उनको है, बाकी 95% बिल्डिंगों को नहीं है। हमारे मित्र रोहित साल्वे जी अभी अभी मिनिस्टर से 2 दिन पहले मिल के आए हैं, जिनके हाथ में वो है कि अगर किसी का 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे घर है तो उसे नॉमिनल चार्ज लेकर उसको कोऑपरेटिव बिल्डिंग घोषित किया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी, उसमें मिनिमम हो, अगर उसकी 40,000 रुपया फ़ी बैठती है तो 5,000 रुपये लेके उसकी जो बिल्डिंग है या 4,000 रुपये लेके उसको रेगुलाइज़ किया जाए और कोऑपरेटिव बनाया जाए। बिल्डिंग कोऑपरेटिव बनेगी तो आपका जो टाइटल है वो आपके पास ही रहेगा, बिल्डिंग के पास रहेगा। जो भी आसपास बिल्डिंगें आप देखोगे तो कोई भी किसी के पीछे कोऑपरेटिव नहीं लिखा हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी जो गुजर चुका उसको हम लोग बदल नहीं सकते। हमको सॉल्यूशन के लिए देखना है। किसी को गाली देने से, किसी को कुछ बोलने से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। 2019 में जो कायदा आके पड़ा है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। शहर के जो नेता हैं, मंगलवार को मुझे मालूम पड़ा है कि इस विषय पर मीटिंग है। हमारी हाथ जोड़कर हमारे शहर के नेताओं से ये विनती है
जैसे हमारे एक्सपर्ट हैं मोती जी या दूसरे शहर के जो एक्सपर्ट हैं, शहर के आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर हैं, उनको अपने साथ लेके जाएं। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उनको लेके जाकर इस विषय पर एक तो 4 FSI 20 साल या 25 साल पुरानी बिल्डिंगों को मिले, कोऑपरेटिव सोसाइटी करने के लिए एक नॉमिनल जो स्टैम्प ड्यूटी छोड़कर बढ़कर कुछ भी गवर्नमेंट को पैसा देकर हम अपनी बिल्डिंग रेगुलाइज करा सकें, कोऑपरेटिव, हमको ज़मीन का हक मिले हमारा। अभी ऐसे भी हुआ है कुछ जगह पे कि बिल्डिंग गिर गई है, जिस बिल्डर ने वो बनाया वो बिल्डर बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो ये बिल्डिंग से कमा के निकल गया। तो दूसरी एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अभी बिल्डिंग है ऐसी हालत में नहीं है, जो बिल्डिंग गिरने वाली नहीं है, लेकिन उनको थोड़ी बहुत रिपेयर की ज़रूरत है। तो मेरी हाथ जोड़कर शहर के जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, जो नगरवासी हैं, अगर बिल्डिंग में आपको कुछ 5-10 हज़ार रुपया शेयर आता है तो मेहरबानी करके कोऑपरेट करें अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को, चेयरमैन को। जो हमारे शहर में हालत है, 20 में से 5 जन पैसा नहीं देते हैं। उन 5 जनों के कारण पूरी बिल्डिंग आगे चल के 5-10 साल में गिर जाती है, लोग मरते हैं। मैं बोलता हूँ उसके जिम्मेदार ये लोग भी हैं जो मेंटेनेंस नहीं देते हैं। शहर में ऐसी कोई संस्था बने, ऐसा कोई टीम बने, जो लोग ऐसा कोऑपरेट नहीं करते हैं बिल्डिंग को, उनके पास जाके उनसे बात करें, डिफॉल्टर डिक्लेयर, उनको डिफॉल्टर। और एक बार आपको और बताऊं, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई तो आप उनसे जो है उनका हक उनको मिलेगा। और जो कोऑपरेट नहीं करता है, कोऑपरेटिव लॉ में है कि वो आप उनसे वो कंसेंट ले सकते हो पूरा। अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता है तो आपको 18% मतलब 1.5% महीने का ब्याज से उसको पैसा लेने का आपको अधिकार है। पहले आपको कोऑपरेटिव करनी पड़ेगी बिल्डिंग। बहुत बढ़िया। शहर में अगर हम लोग खाली एक दूसरे को दोष देते रहेंगे, क्यों हमारे शहर से लोग पलायन कर रहे हैं? किसी को शौक नहीं है अपनी कर्म भूमि छोड़ने का, ये भूमि छोड़ने का। इससे सब लोग आगे बढ़े, हमने पैसे इधर कमाए हैं। किसी को शौक नहीं है अपनी भूमि छोड़ने का। हमारे बड़े यहाँ पर पैदा हुए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, हमारे लोग अपने धर्म के खातिर यहाँ पर आए, तिनका जोड़कर, पापड़ बेचकर, गरीबी देखकर उन्होंने इतना बड़ा हमारा शहर बनाया है। तो उसको अभी जो मीटिंग है मंगलवार को, हमको रिज़ल्ट देवे शहर के नेता। मैं बोलूँगा वो रिज़ल्ट जल्द से जल्द मिले। जो 3 मांगे मैंने बोली है, ट्रांजिट कैम ऐड कर लीजिए। हाँ, 4 बातें। एक, हमको 20 साल पुरानी बिल्डिंगों को 4 FSI मिले। दूसरी बात, कोऑपरेटिव करने के लिए हमको जो स्टैम्प ड्यूटी की बात है, अभी वो बिल्डर की तरह हम कहाँ से वो पक्की लिखापड़ी करेंगे? वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हाथ में है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे लिए लेके आए। 20 फ्लैट हैं, 3-4 हज़ार रुपये दंड भर के उसको आप कोऑपरेटिव डिक्लेयर कीजिए तो हमको अपने ज़मीन का हक मिले। तीसरी बात जो उन्होंने बोली कि ट्रांजिट कैंप, और ट्रांजिट कैंप का अभी जो 40-50 फ्लैट हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। शहर में आज के रेट में 100 से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग हैं जो बहुत ख़तरनाक हालत में हैं, और जो अभी ऑडिटर का बिल्डिंग का दिया है, जैसे अभी साई शक्ति बिल्डिंग की आपको बताऊं, उनका कहना है कि हमको कोई नोटिस ही नहीं मिला है। ठीक है, इसमें 2 बातें हैं। अगर नोटिस आपको नहीं मिला है तो आपको अपनी बिल्डिंग का तो भी ध्यान रखना है। अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, अगर रिपेयरिंग नहीं हो सकती थी तो उनका कोई कसूर ही नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर रिपेयरिंग के लायक जो भी चीज़ है, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं एक बिल्डिंग में, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जो मेंटेनेंस है, छोटा बहुत खर्चा है, जो अर्जेंट है, वो करवा कर, कुछ भी आपको सहयोग चाहिए, हमारे UTA की टीम या हमारी जो टीम यहाँ पर खड़ी है, ताराचंद सेठ हैं, दीपू हैं, बिट्टू सेठ हैं, मोती भाई हैं, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं।